गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश और देशांतर शब्द या अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करें, सबसे पहले इन रेखाओं के बारे में इरेटोस्थनीज ने बताया। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने बताया। अपने पढ़ चुके हैं, इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो उत्तर देंगे इरेटोस्थनीज। और ये भी हमने पढ़ा था, इरेटोस्थनीज वो प्रथम भूगोलवेता थे। इरेटोस्थनीज वो प्रथम भूगोलवेता थे जिन्होंने भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। यानी अपने ज्योग्राफी पढ़ते रहते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं वर्ड, ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले सर्वप्रथम किसने दिया था, उत्तर देंगे इरेटोस्थनीज ने। और भूगोल को व्यवस्थित क्रम में या व्यवस्थित भूगोल का अध्ययन करने वाले व्यक्ति भी कौन थे, इरेटोस्थनीज। एक और इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया। यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का परिचय इरेटोस्थनीज ने दिया, जबकि अक्षांश व देशांतर शब्द टोल्मी ने दिए। अक्षांश व देशांतर शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति क्लॉडियस टोल्मी, मिस्र के राजा थे, जिनके बारे में भी अपने पढ़ चुके हैं। मिस्र के प्रसिद्ध राजा थे टोल्मी। इन्होंने अक्षांश व देशांतर शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम। क्या होती हैं अक्षांश व देशांतर रेखाएं? सबसे पहले अपने बात करेंगे दोनों की दोनों जो रेखाएं हैं, चाहे अक्षांश या देशांतर, ये दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। यानी ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब अक्षांश किसे कहेंगे या देशांतर किसे कहेंगे, अपने स्टार्ट करते हैं अक्षांश व देशांतर। अक्षांश की बात करें, ये अक्ष का अंश मानी जाती हैं, या अगर अपने डिफाइन करें, ग्लोब या मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई, ग्लोब या मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यानी ग्लोब या मानचित्र के ऊपर जितनी भी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उन सभी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात, सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। यानी किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच के अंतर की बात करें, सदैव समान रहता है, यानी ये पैरेलल होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, लेकिन लंबाई में समान नहीं होती। यानी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं लेकिन लंबाई में समान नहीं होती। कैसे? सबसे लंबी अक्षांश रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इससे ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई लगातार कम होती जाती है, और दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव की ओर आएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई लगातार घटती जाती है। यानी सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और उससे नीचे दक्षिणी ध्रुव या ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर, यानी ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई कम होती जाती है, घटती जाती है। और हमने अभी बात की सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, जिसकी लेंथ 40,076 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट बात, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। यानी किन्हीं भी दो क्रमागत अक्षांशों की बात करें तो दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच में औसतन जो दूरी आती है वो कितनी आती है, 111 किलोमीटर। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, अक्षांश रेखाओं के मध्य औसत दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। और अगर महत्वपूर्ण बात करें, किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जोन या कटिबंध कहलाता है। किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जोन या कटिबंध कहलाता है। अपने बार बार वर्ड पढ़ते रहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र,
यानी भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कर्क और मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र, और शीत कटिबंधीय क्षेत्र यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास का जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध। कटिबंध का मतलब अक्षांशों के मध्य का एरिया जोन या कटिबंध कहलाता है। अगर उपयोगिता की बात करें तो अक्षांश रेखाओं का मुख्य कार्य पोजीशन यानी स्थिति निर्धारण करना है। अक्षांश रेखाओं का मुख्य कार्य स्थिति निर्धारण करना है। याद रखना जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, एसएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, जीपीएस की फुल फॉर्म। तो जी से ग्लोबल, पी से पोजीशनिंग सिस्टम, यानी जो वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र या आपने बात करें जीपीएस सिस्टम है वो किन रेखाओं पर कार्य करता है, तो उत्तर देंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं या अक्षांश रेखाओं पर मुख्य रूप से कौन सा सिस्टम वर्क करता है। अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं के ऊपर जीपीएस सिस्टम वर्क करता है। अब अगर बात करें अक्षांश रेखाओं की संख्या की, अक्षांश रेखाएं संख्या में 181 मानी जाती हैं। अक्षांश को अपने रेखाएं नहीं मानना, ये कल्पना की गई है, ये अक्ष के अंश होते हैं, यानी अक्ष के सहारे 1 डिग्री के अंतर के ऊपर ये जो खींची गई रेखाएं हैं ये काल्पनिक हैं, तो इन्हें अक्ष का अंश मानते हैं और इस आधार पर इनकी संख्या कितनी मानी जाती है 181, यानी 0 से लेकर 90 तक उत्तरी गोलार्ध में और 0 के बाद 1 से 90 तक दक्षिणी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, 90 उत्तरी गोलार्ध में और बीच वाली 0 भूमध्य रेखा यानी 181। तो अक्षांश रेखाएं संख्या में 181 मानी जाती हैं। अगर बात करें मुख्य अक्षांश रेखाओं की तो सबसे पहले नंबर पर अपने उठाते हैं नंबर 1 भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन, या इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा? उत्तर देंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर अर्धगोलों में विभाजित कर देती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ऐसी रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर अर्धगोलों में, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध यानी गोलार्ध, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को या ग्लोब को अपने बात करें उत्तरी और दक्षिणी 2 बराबर गोलार्धों में विभक्त करने वाली महत्वपूर्ण रेखा है। और एक तथ्य इंपॉर्टेंट देखें तो भूमध्य रेखा को अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरे नदी, इंपॉर्टेंट रिवर है, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में रिवर्स में पढ़ेंगे अपने इसको, अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को पूरे विश्व में काटने वाली, पूरे विश्व में 2 बार क्रॉस करने वाली एकमात्र नदी है। यानी विश्व की एकमात्र नदी जो भूमध्य या विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। उत्तर देंगे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कांगो देश में। याद रखना है कांगो को वनों का देश भी कहते हैं। कांगो को किस नाम से जाना जाता है? फॉरेस्ट कंट्री या वनों का देश जिसे कहते हैं। उसमें कांगो रिवर या इसका नाम है जायरे नदी, इसके ऊपर इसे स्टेनले रिवर भी कहते हैं। स्टेनले बांध भी इसी नदी पर बना है, कांगो या जायरे नदी पर। तो कांगो या जायरे नदी जो है जिस पर स्टेनले बांध बना है वो अफ्रीका महाद्वीप के कांगो देश में से बहती है। और उस नदी के ऊपर वो जो नदी है कांगो या जायरे नदी या स्टेनले नदी, ये नदी भूमध्य या विषुवत रेखा को संपूर्ण विश्व में 2 बार क्रॉस करने वाली एकमात्र नदी है। और अगर महत्वपूर्ण बात देखें इक्वेटर लाइंस या भूमध्य रेखा के बारे में, तो हमने अभी देखा भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर सदैव अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है और दक्षिण में भी ध्रुवों की ओर आने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा अभी हमने बात की सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसके बाद नंबर 2 पे अगर बात करें, नंबर 2 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानी जाती है। गलत लिखा है मैंने इधर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से। कर्क रेखा की अगर बात करें
कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। कैंकर भी बोलते हैं या कैंसर के नाम से जाना जाता है कर्क रेखा। किसे कहते हैं कर्क रेखा? तो उत्तर देंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यानी 0 डिग्री वाली अक्षांश भूमध्य रेखा और उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है, ऑप्शन हमें 23.5 नहीं मिलता, 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 40 मिनट, 23 डिग्री 50 मिनट एन या एस लगे होते हैं। तो याद रखना है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और आधे डिग्री में कितने मिनट होंगे? 30। तो इस आधार पर 23 डिग्री 30 मिनट एन का मतलब नॉर्थ, यानी 23 डिग्री 30 मिनट एन या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बात, कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं RAS के अंदर भी बहुत बार, यानी मान के चलो ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है। कैसे पूछा जाता है? भारत में से कर्क रेखा कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? अगर डिजिट में उत्तर दें तो भारत में से 8 राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन से राज्य में कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती? तो अपने याद रखने हैं वो 8 भारत के राज्य कौन से हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर देंगे, सीधा याद रखो, बहुत ही आसान सी एक ट्रिक, राम झा के 6 बंगु मित्र, एक व्यक्ति है जिसका नाम राम झा और उसके 6 बंगु मित्र हैं। कैसे याद रखना है? राम झा के 6 बंगु मित्र, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, के का कुछ नहीं बनाना, 6 से छत्तीसगढ़, ब से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। त्रिपुरा यानी 3 दिशाओं से बांग्लादेश की सीमा से पूरा घिरा हुआ भारतीय राज्य त्रिपुरा। तो कौन कौन से 8 राज्य थे? राम झा के 6 बंगु मित्र। आपने बार बार इसको रिपीट करना है, आता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कौन से राज्यों से होकर निकलती है? सीधा याद रखोगे, राम झा के 6 बंगु मित्र, रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, 6 से छत्तीसगढ़, बै से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, गो से गुजरात, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। यानी ये वो 8 भारतीय राज्य थे जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और अगर बात करें राजस्थान के अंदर पर्टिकुलर, तो याद रखना है राजस्थान के 2 जिलों में से, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा को बिल्कुल मध्य से विभाजित करती है और डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए निकलती है। यानी राजस्थान के कितने जिलों में से कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर देंगे 2 जिलों से, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। और हमने इससे पूर्व में पढ़ा है बांसवाड़ा का कुशलगढ़, कुशलगढ़ के बिल्कुल ऊपर से होकर कर्क रेखा निकलती है। और याद रखना है राजस्थान में इसकी जो लंबाई मानी जाती है 26 किलोमीटर, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर। एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान की माही नदी, राजस्थान में से गुजरने वाली माही नदी, आगे पढ़ेंगे अपने रिवर्स के अंदर, राजस्थान की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। राजस्थान की माही नदी, माही कहाँ से निकलती है? तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हो, माही को थोड़ा सा बदल देंगे, माही को मेह, माही का थोड़ा सा नाम बदल दिया, माही को मेह द आगे लगा दो, मेहंद झील से माही नदी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर अमोरू गांव के समीप मेहंद झील से निकलती है। माही मेहंद झील से निकलने वाली माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, यानी अभी तक हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो यहाँ हमने देखा अफ्रीका की कांगो या जायरे या स्टेनली नदी 2 बार काटती है,
अब अपने बात कर रहे हैं राजस्थान की जो माही नदी है वो पूरे विश्व में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। और अगर तथ्य की बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, राजस्थान के बांसवाड़ा में कुशलगढ़, राजस्थान के बांसवाड़ा में कुशलगढ़ में सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत गिरती हैं। यानी सबसे लंबवत किरणें राजस्थान में कहाँ गिरती हैं, तो उत्तर देंगे बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में। और जैसे जैसे अपने कर्क रेखा से दूर हटते जाते हैं, जैसे जैसे कर्क रेखा से दूर हटेंगे किरणें तिरछी होती जाती हैं, या अपने बात करें सूर्य की किरणों का तिरछापन है वो बढ़ता जाता है। इस आधार पर आरपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, 3rd ग्रेड 2007 में क्वेश्चन था सूर्य की सबसे तिरछी किरणों वाला जिला, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें राजस्थान के कौन से जिले में गिरती हैं, तो बांसवाड़ा से जस्ट अपोजिट साइड में अगर अपने बात करें तो उत्तर में कौन सा था, श्रीगंगानगर। यानी राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें सूर्य की कौन से जिले में गिरती हैं, तो उत्तर देंगे गंगानगर। इससे भी अगर अपने ऊपर निकले तो और भी तिरछी किरणें गिरेंगी, यानी पंजाब में गंगानगर से भी ऊपर निकलेंगे तो और तिरछी किरणें बढ़ेंगी, यानी तिरछापन है वो बढ़ता जाएगा। तो याद रखना है बांसवाड़ा लंबवत किरणों वाला जिला, जबकि गंगानगर राजस्थान का जो है वहाँ सर्वाधिक तिरछी किरणें गिरती हैं। अगर इंडिया जीके में बात करें तो महत्वपूर्ण बात यहाँ एक और आती है, जो झारखंड का रांची शहर है, कैपिटल ऑफ झारखंड रांची, रांची शहर कर्क रेखा का सबसे निकटतम बसा हुआ शहर है। कई बार आया है क्वेश्चन, कौन से राज्य की राजधानी या कौन सा शहर कर्क रेखा के बिल्कुल निकटतम बसा हुआ शहर है, तो उत्तर देंगे रांची। झारखंड राज्य की राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा के सबसे निकटतम बसा हुआ शहर है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी कर्क रेखा से रिलेटेड। कर्क रेखा के बाद तीसरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा की बात करें, मकर रेखा। मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। अभी हमने कौन सी पढ़ी थी, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, CNCR कैंकर, और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। मकर रेखा किसे कहते हैं, उत्तर देंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा से नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। या आपने कन्वर्ट करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट S, 23 डिग्री 30 मिनट S जो है वो किस नाम से जाना जाता है, मकर रेखा के नाम से। मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र नदी लिम्पोपो, मकर रेखा को अफ्रीका की एकमात्र लिम्पोपो या लिम्पोपो नदी जो है वो 2 बार काटती है। यानी पूरे विश्व में मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है, तो अपने उत्तर देंगे अफ्रीकन रिवर लिम्पोपो जो है वो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली एकमात्र नदी है। और अगर एक इंपॉर्टेंट तथ्य देखें अब अक्षांश से रिलेटेड, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से भूमध्य रेखा भी होकर गुजरती है, जिसमें से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है, और जिसमें से मकर रेखा भी होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया, यानी ऐसी रेखा, ऐसा महाद्वीप जिसमें से तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इक्वेटर लाइंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, तीनों रेखाएं कौन से एकमात्र महाद्वीप से होकर निकलती हैं, तो अपने उत्तर देंगे तीनों में जो रेखाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर निकलती हैं। ये तो जनरल बातें थी अक्षांश रेखाओं के बारे में। कल अपने बात करेंगे टॉपिक देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और मुख्य देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं और उनकी उपयोगिता क्या है। यहाँ अक्षांश की उपयोगिता हमने पढ़ी थी, अक्षांश रेखाएं किस कार्य में उपयोगी हैं, पोजीशन, लोकेशन, स्थिति निर्धारण के अंदर,
यानी इन रेखाओं अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं की सहायता से अपने एक्चुअल पॉइंट या स्थिति निर्धारण करते हैं। और जीपीएस सिस्टम जो है वो इन्हीं रेखाओं के आधार पर चलता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर। कल अपने बात करेंगे देशांतर रेखाएं। थैंक यू।